और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना हाईकोर्ट ने 1 सितंबर से रियासत में तालीमी सरगर्मियों के बाकायदा आगाज पर 1 हफ्ते के लिए रोक लगा दी है। कल से स्कूल दोबारा खोलने के तनाजुर में हाईकोर्ट में मफाद आमा की अर्जी दाखिल की गई थी। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि हुकूमत के पास कौन सा साइंसी सबूत है जो कहता है कि कोरोना वायरस कम हो गया है, जबकि माहिरीन कोरोना की तीसरी लहर के इम्कान के बारे में खबरदार कर रहे हैं। दरख्वास्त गुजार का कहना था कि अगर स्कूलों का अमला और तलबा के एक साथ रहने से सैकड़ों अफराद कोरोना वायरस का शिकार होंगे और वायरस कम्युनिटी स्प्रेड भी हो सकता है। अदालत ने वाज़ेह किया कि फिजिकल क्लासेस लाजमी नहीं हैं। रियासती हुकूमत को अदालत ने हिदायत दी है कि वो स्कूल को दोबारा खोलने के सिलसिले में इक़दाम पर तफसील रिपोर्ट 4 अक्टूबर तक दाखिल करे। अदालत ने कहा कि कोई भी सरकारी या प्राइवेट स्कूल के किसी भी तालिब इल्म को 1 सितंबर से शख्सी क्लासेस में यानी ज़ाती तौर पर वहां हाजिर होकर क्लासेस में हाजिर रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। महकमे तालीम को हिदायत दी कि वो आइंदा हफ्ते रहनुमायाना खतूत जारी करे। अदालत ने गुरुकुल, सोशल वेलफेयर, ट्राइबल वेलफेयर स्कूलों और हॉस्टल नहीं खोलने की भी हिदायत दी है। तेलंगाना पेरेंट्स एसोसिएशन ने हाईकोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है। तेलंगाना हाईकोर्ट का आज इंटरिम रिलीफ ऑर्डर का हम खैर मकदम करते हैं, जिसमें क्लियरली वाज़ेह किया गया है गवर्नमेंट को कि पेरेंट्स को और स्कूल्स को फोर्स नहीं किया जाएगा फिजिकल एजुकेशन के लिए। ऑनलाइन एजुकेशन का भी ऑप्शन रखा जाएगा। कंसर्न फॉर्म के लिए फोर्स किया नहीं जाएगा, उसकी मनाहियत की गई है। और बच्चों की सेफ्टी मेजर्स के लिए क्या इक़दाम ले रही हुकूमत, उस पर रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा गया है। और तेलंगाना पेरेंट्स एसोसिएशन की जानिब से change.org पे एक पिटिशन रन किया गया, जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग जुड़े और उसमें क्लियरली बताया गया कि स्कूल नहीं भेजेंगे बच्चों को जब तक वैक्सीनेशन बच्चों की नहीं आएगी। हम 3rd वेव की तरफ रुजू कर रहे हैं अभी, और हम ये पिटीशन को लेते हुए एनसीपीसीआर को भी अप्रोच होंगे और ऑनरेबल हाई कोर्ट का हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं माँ बाप की तकलीफ को समझे और माँ बाप की आवाज़ सुनने के लिए। तो 1 हफ्ते के लिए फिलहाल स्कूलों के खोले जाने पर रोक लगी हुई है। जब हुकूमत जवाब दाखिल करेगी हाईकोर्ट पर, उसके बाद हाईकोर्ट का क्या फरमान आता है इसका हमें इंतजार करना पड़ेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी कर्नाटक के दौरे पर हैं। उन्होंने बलदी इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवारों के हक में मुहिम चलाई। ओवैसी ने हुबली, बेलगाम और गुलबर्गा में पैदल दौरा किया। यहां 3 सितंबर को बलदी इलेक्शन होने हैं। MIM ने बेलगाम में MIM ने 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। गुलबर्गा से 20 उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। ओवैसी ने मजलिस को बीजेपी की बी टीम कहने की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है। और असदुद्दीन ओवैसी ने गुलबर्गा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि मजलिस मुसलमानों को सियासत में हिस्सेदारी दिलाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। उन्होंने कांग्रेस को तनकीद का निशाना इस मौके पर भी बनाया। मजलिस सियासी तौर पर जमीनी सतह से हर इलाके में आपको एक कायद बनाना चाहती है, आपको लीडर बनाना चाहती है, आपकी क़यादत को मजबूत करना चाहती है, ताकि आपके बल्दी मसाइल हों, शहर के मसाइल हों, गांव के मसाइल हों, सबकी तर्जुमानी हो सके। मुस्लिम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की हम बात कर रहे, हिस्सेदारी की बात कर रहे। क्या हिस्सेदारी नहीं होना गुलबर्गे के मुसलमानों को? हिस्सा होना उनका, और हिस्सा कैसे मिलेगा? इनसे नहीं मिल सकता, कांग्रेस से। इन्हें तो खत्म हो गए लोग। आसाम में देखो आप कितनी इनकी ज्यादती है। आसाम में बदरुद्दीन अजमल साहब से अलायंस किए, क्या बोल के तोड़े? उन्होंने बीजेपी से मिले हुए, इलेक्शन में साथ रहे, अजमल साहब से पूरा वोट लिए लोअर आसाम का, सब जगह का। नहीं जीते तो उनकी वजह से नहीं जीते। ये इनका गुरूर है। बदरुद्दीन अजमल साहब से अलायंस करे, आप क्यों तोड़ दिए भाई? आप नहीं जीते ना। नहीं जीतने की वजह आपके लोग हैं, मगर क्या करे, गले में डाल दिए जिम्मेदारी मुसलमान की। कांग्रेस में बहुत प्रॉब्लम से और एक पार्टी नीचे जाने वाली है, ऊपर आने वाले नहीं है। इन्हों ऊपर आने वाले नहीं है, दिखा रहे खाली आपको। राहुल गांधी अमेठी से हारे, क्या असदुद्दीन से हारे? तुम अपने बाप दादा की सीट हार गए और तुम जाके साउथ में वायनाड से जीतते। कौन थी बी टीम वहां पे? ये लोगों को शर्म नहीं आती, इस तरह की बातें करते हैं। 183 लोकसभा की सीटों पर कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला हुआ 2019 में।
ये लोग आपको बताते नहीं 183 में से खाली 15 सीट पे कांग्रेस जीती, बाकी सीटों पे कैसा हार गई। तुम्हारे एमएलए बीजेपी में जाके येदुरप्पा के मोदी के गोद में बैठ के चाय पिए, कौन थे वो लोग? तुम तो धोखा दिए कर्नाटका की आवाम को उनका वोट लेकर। आपकी पार्टी से एक मुस्लिम एमपी नहीं जीता कर्नाटका में, क्यों नहीं जीतता भाई? नेहरू शेरवानी पहनते थे, तुम पहनो ना, मैं पहना हुआ हूं। है नेहरू पहने नहीं पहने शेरवानी? इनके माई बाप क्यों नहीं पहनते शेरवानी? है नेहरू पहने नहीं पहने शेरवानी? गुलाब का फूल लगाते थे यहाँ पे, ना तुम गुलाब का फूल लगाते, ना तुम्हारे गुलाब की खुशबू मालूम, तुम तो मुरझाए हुए फूल हो। हाँ शेरवानी हम भी पहन रहे, वो रिवायत को बरकरार रखना ना, आप कुछ भी नहीं रख रहे। अब कपड़ों पे आएंगे तो बहुत से बातें निकल जाती है। बैन करो तालिबान, चलो बोलो तुम्हारे मोदी को जाके बोलो बैन करो तालिबान को, यूएपीए के टेरर लिस्ट में इनको नाम डालो। आपको मालूम दुनिया में 2 कंट्रीज है जो तालिबान को और सिराजुद्दीन हक्कानी नेटवर्क को बैन नहीं किए। कौन से मालूम आपको? एक इंडिया, एक पाकिस्तान। चलो बैन करो ना। आगे बढ़ते असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में मस्जिद की तामीरी काम जल्द शुरू होगी और बाबरी मस्जिद की शहादत के लिए कांग्रेस को उन्होंने इस मौके पर जिम्मेदार ठहराना वो नहीं भूले। अल्लाह ताला से कोई रोक टोक नहीं होगा। उसका प्लान बन गया, नक्शा बन गया, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जो नक्शा बनाए, आर्किटेक्चर वो कबूल हो गया, वो काम भी शुरू होगा। बाबरी मस्जिद की अगर आप बात कर रहे, कौन थे प्राइम मिनिस्टर? नहीं, कौन थे प्राइम मिनिस्टर जब ताले खोले गए? राजीव गांधी थे। बाबरी मस्जिद शहीद होते वक्त कौन थे प्राइम मिनिस्टर? नरसिम्हा राव थे। इसका जो, और जब बाबरी मस्जिद में घुस के मूर्तियां रखी गई, कौन था चीफ मिनिस्टर? कौन सी पार्टी का था बोलो आप? कांग्रेस के थे। तो आप ये बोलो ना, ये नहीं बोलेंगे। मुंबई का फसाद हुआ, कौन थे? किसकी हुकूमत थी स्टेट में और वहां पे? और लेटेस्ट आपको बोल रहा हूं मैं, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का जब बिल पेश हुआ, इम्तियाज साहब हमला बैठे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी लोकसभा राज्यसभा में सपोर्ट करी उसको। आपको मालूम उस एक्ट में यूएपीए में डाले तो आपको 6-6 महीने पुलिस कस्टडी ले सकती, डिटेंशन रह सकते आप। कांग्रेस सपोर्ट करी बीजेपी को, आप बीजेपी को सपोर्ट करें यूएपीए में, उसके बाद नहीं करेंगे आप। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने साबिक रियासत हैदराबाद दक्कन नवाब मीर उस्मान अली खान को सेकुलर हुक्मरान करार दिया है और कहा है कि मीर उस्मान अली खान हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की मिसाल थे। उन्होंने पसमानदा तबकात के हुकूक और मफादात की हिफाजत की। वो अपने दौर में दुनिया के अमीर तरीन शख्स थे, मगर सादगी भरी जिंदगी गुजारते थे। शौकत उस्मानिया किताब का वीडियो तैयार की गई, बहुत शानदार है। निज़ाम का दौर हुकूमत तो बताया गया है। निज़ाम एक ऐसे सेकुलर थे, कभी किसी मुस्लिम कौम को एक साथ नहीं दी। उनके दौर हुकूमत में वज़ीर आज़म महाराजा किशन प्रसाद थे, कोतवाल वेंकट राम रेड्डी साहब थे। वो हमेशा इंसाफ से देखते थे और सारे लोगों को तरक्की के मौके फराहम करते थे। वो कभी भी मुस्लिम बादशाह होने के बावजूद कभी नहीं सोचा कि मुसलमानों को फ़ायदा पहुंचना, सारे लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए अगर कोई सेकुलर लीडर है तो वो लीडर क्या, सेकुलर बादशाह। आज के ज़माने में लीडरशिप की बात चलती है, पर उस ज़माने में बादशाह जो आसफ शाह जौहर के 7th बादशाह थे, उन्होंने जो कारनामे अंजाम दिए हर कोई इसे याद करता है। जब हिंदुस्तान की पाकिस्तान के साथ जंग हुई थी, लाल बहादुर शास्त्री साहब हमारे वज़ीर आज़म थे, उन्होंने जो आकर अपील किया तो उन्होंने 5 टन सोना सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया। इतनी बड़ी रकम वही दे सकते, और इतने दौलतमंद थे, सारे दुनिया में उनके चर्चे थे। सारी दुनिया में जहाँ हीरे जवाहरात बेचना पड़ता तो हैदराबाद बेचने के लिए आते थे। इतने खुशहाल, इतने दौलतमंद थे, और उनकी रियाय परवर भी ऐसे थे। उनका दरबार हमेशा खुला रहता था, लोगों की मदद करते थे, बड़े बड़े दवाखाने बनाए। उस्मानिया सिटी खुद हमारे लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। उनके दौर हुकूमत में बनी है, असम्बली बनी है, सेक्रेटरीट बनी है। हैदराबाद की तरक्की उन्हीं के दौर में आई है। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के नए बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के ऑडिटोरियम में 9 नए जजों की हलफबरदारी तकरीब मुनक्किद की गई। आमतौर पर नए जजों की चीफ जस्टिस के कोर्ट रूम में हलफ दिलाया जाता है।
कोविड प्रोटोकॉल की वजह से पहली मरतबा तकरीब CJI कोर्ट के बाहर मुनक़िद हुई। हलफ लेने वाले जजों में तेलंगाना हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस हेमा कोहली भी शामिल हैं। चीफ जस्टिस ने जस्टिस AS ओका, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस JK महेश्वरी, जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस CT रविकुमार, जस्टिस MM सुंदरेश, जस्टिस बेला M त्रिवेदी, जस्टिस PS नरसिम्हा को भी जज के ओहदे का हलफ दिलाया। ये पहला मौका था जब जजों के हलफ बर्दारी प्रोग्राम को दूरदर्शन से बराह रास्त नशर किया गया। Do hereby appoint Sri Justice Abhay Srinivas Oak their places until honorable judges depart. Kindly maintain the requisite distance during your departure. तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव 1 सितंबर को दिल्ली रवाना हो रहे हैं। 3 रोजा दौरे के दौरान 2 सितंबर को KCR तेलंगाना राष्ट्र समिति के कौमी दफ्तर का दिल्ली में संगे बुनियाद रखेंगे। 3 सितंबर को हैदराबाद वापस होंगे। चंद्रशेखर राव के 3 रोजा दौरे दिल्ली के साथ ही फेडरल फ्रंट की कयास आराइयां शुरू हो चुकी हैं। कहा जा रहा है कि CM KCR दिल्ली में हम ख्याल पार्टियों के लीडरों से मुलाकात करेंगे और फेडरल फ्रंट के सरगर्मियों के अहिया पर तबादले ख्याल करेंगे। वाज़ेह है कि कौमी सतह पर मुखालिफ BJP सरगर्मियों में ममता बनर्जी के अलावा सीनियर लीडर शरद पवार के अलावा दीगर कई अहम शख्सियात सरगर्म हैं जो कि कांग्रेस के साथ मुत्तहिदा अपोजिशन का महाज तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि BJP को इक़्तिदार से हटाया जा सके। लेकिन चंद्रशेखर राव कांग्रेस के साथ इस महाज का हिस्सा बनने की बजाय फेडरल फ्रंट के जरिए कौमी सियासत में सरगर्म होने की कोशिशों में मसरूफ हैं। महकमा मौसमियात ने हैदराबाद में भारी बारिश की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात ने हैदराबाद में रेड अलर्ट का ऐलान कर दिया है। महकमा मौसमियात ने इंतबाह दिया है कि अगले 24 घंटों के दौरान हैदराबाद में भारी से भारी बारिश हो सकती है। इसी तरह हैदराबाद के अलावा भोंगीर और वकाराबाद अजला में भी जबरदस्त बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 4 दिनों से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। तेलंगाना के आबी ज़खायर लबरेज हो चुके हैं। कई डैम से फाजिल पानी को खारिज भी किया जा रहा है। जिला राजना सिरसल्ला के गंभीर ओपिट में सैलाब के पानी में फंसी एक RTC बस मंगल के सुबह बह गई। बताया जा रहा है कि कल सिद्दीपेट डिपो की RTC बस पुल पर फंसी हुई थी और बस को JCB की मदद से बाहर निकालने की कोशिश नाकाम हो गई। आज सुबह तक बस सैलाबी पानी में बह गई। इस बस में 25 मुसाफिर थे जो कामारेड्डी से सिद्दीपेट जा रहे थे। पानी के तेज बहाव की वजह से बस पुल पर फंस गई। मकामी अवाम ने रस्सों की मदद से मुसाफिरों को महफूज तरीके से बाहर निकाल लिया था। और हालिया बारिश की वजह से हैदराबाद और सिकंदराबाद को पीने के पानी की सप्लाई करने वाले अहम ज़खायर आब उस्मान सागर और हिमायत सागर के सतह आब में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। भारी बारिश की वजह से अहम ज़खायर आब की सतह में बतदरीज इजाफा हो रहा है। हिमायत सागर की मुकम्मल सतह आब 1763.50 फीट है। दोपहर तक इसकी सतह 1763.15 दर्ज की गई। इसमें 2000 क्यूसेक पानी का बहाव दर्ज किया गया है, जिसके बाद उहदेदारों ने हिमायत सागर के 2 दरवाजे खोलते हुए पानी मूसा नदी में भी छोड़ दिया। तेलुगु फिल्मों के मशहूर हिदायतकार पुरी जगन्नाथ मंशियात मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के रूबरू हाजिर हुए। फिल्म हिदायतकार हैदराबाद के बशीर बाग में वाक़ ED के दफ्तर में हाजिर हुए। वाज़ेह है कि इसके बाद से ही इसके पहले ED ने समन जारी किया था। ED ने 12 फिल्मी शख्सियात बशमुल पुरी जगन्नाथ को समन जारी करते हुए 2017 के मंशियात मामले में रकम की गैर कानूनी मुंतकली के ज़िम्न में पूछताछ के लिए हाजिर होने की हिदायत दी थी। और इसी के साथ फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरें आंध्र प्रदेश से। 16 channels.